नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का वाईफाई चर्चा के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज का ये जो वीडियो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज है 10 अक्टूबर, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और इस साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के लिए मुझे दो अच्छी चीज़ें करने को मिली। एक तो मेरा कैजुअल टॉक्स विद राज मोरे आ चुका है उसके यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो चेक कर लेना ज़रूर। और दूसरी ये स्पेशल चीज़, ये करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे चैनल पे अपलोड हो रही है, और सेकेंड थिंग, ये जो सवाल आपने भेजे हैं इंस्टाग्राम पे, उन सवालों का जवाब एक साइकोलॉजिस्ट देने वाला है। मतलब परफेक्ट जवाब होंगे आपके सवालों के, मतलब नॉन प्रोफेशनल ऐसा टाइप कुछ नहीं होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जो साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ है उसका नाम है भक्ति करमबेलकर। बेसिकली वो मेरी बहन है, एंड वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन पर मुझे लगा कि कुछ स्पेशल करना चाहिए, और वो साइकोलॉजिस्ट है, मुझे पता था। हम दोनों का जब चैट चल रहा था तो वी बोथ सेड कि भाई एक कोलैब हो ही जाए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे, क्योंकि उसे भी कुछ अच्छा काम करना था और मुझे भी कुछ अच्छा काम करना था। ये कोलैब आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। भक्ति, ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है, आपको कुछ कहना होगा तो प्लीज यू कैन। Thank you, Manas, for this warm introduction. And I would definitely first of all like to appreciate कि तुम अपने चैनल पे ये इतना इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव ले रहे हो मेंटल हेल्थ और ओवरऑल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए। सो दैट्स रियली अ गुड थिंग एंड आई अप्रिशिएट दैट। ओके, बेसिकली अभी सीन कैसा होने वाला है, भक्ति हैज ऑलरेडी रिकॉर्डेड द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, और वो वीडियोज उसने मुझे भेज दी है। वी आर नॉट डूइंग इट लाइव बिकॉज लाइव में आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, रेदर देन अगर आपको मैंने क्वेश्चंस भेज दिए तो आप थोड़ा डीपली सोचोगे, और जो क्वेश्चंस के ऊपर आंसर्स मिलेंगे वो थोड़े ज्यादा डीप, ज्यादा इलेबोरेटिव रहेंगे। तो मुझे लगा लाइव सेशन करने से अच्छा ये जो कोलैब, मतलब वीडियोज भी मैं कोलैब कर सकता हूँ, तो वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका जो रिस्पॉन्स होगा भक्ति का, वो बहुत ही लंबा होगा, और एंड शी कैन थिंक वेल अबाउट इट, रेदर देन अगर गलती से भी उसने लाइव सेशन में कुछ हो जाता है, मतलब हड़बड़ी में कुछ गलतियां हो सकती है, बट यहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं थी, सो दैट शी वोंट मेक एनी मिस्टेक, और जो मैसेज क्लियरली देना है वो क्लियरली ही जाएगा। भक्ति, वेलकम टू माई चैनल, एंड आज शुरुआत करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस मेरे पास रेडी है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मेनी आवर्स अ पर्सन शुड स्लीप एंड व्हाई स्लीप इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने क्वेश्चन 1 पे रखा है, क्योंकि स्लीप एक ऐसी चीज है जो मतलब दिल के काफी करीब है। योर आंसर। तो स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हम सोते हैं तो वो जो टाइम होता है उसमें ना सिर्फ हमारी बॉडी को रेस्ट मिलती है, लेकिन हमारा ब्रेन भी रेस्ट लेता है उस टाइम पे। तो हमारे जो कुछ भी स्ट्रेस होते हैं, थॉट्स होते हैं, या हमारे दिमाग में जो कुछ भी चलता रहता है, वो अगर हम साउंड स्लीप ले रहे हैं तो उस टाइम पे वो सब पॉज हो जाता है। और क्योंकि ब्रेन भी रेस्ट लेता है उस टाइम पे, तो हमें नेक्स्ट डे रिफ्रेश होने के लिए और रिचार्ज होने के लिए उस स्लीप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो स्लीप इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस प्रकार का काम करते हैं, कितना हेक्टिक शेड्यूल है आपका एज क्या है, और आपकी सोने की टेंडेंसी क्या है, इन सब चीज़ों पे एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपको कितने घंटे की नींद ज़रूरी है। लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो अराउंड 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एट अ टाइम इज़ डेफिनेटली नेसेसरी फॉर एनी पर्सन एट एनी एज। और आप कुछ भी काम कर रहे हो, और ऐसे नहीं कि मैं रात को सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ तो दोपहर को मैं 2 घंटे की वो नींद कंप्लीट करता हूँ। ऐसे हम कहते हैं बहुत बार, लेकिन वो इतना इफेक्ट नहीं करता है हमें इमोशनली या फिजिकली। तो एक साथ जब हम रात को सोते हैं तो वो नींद 6 से 8 घंटे की होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन के साथ किसी का नाम क्यों नहीं आ रहा है। बेसिकली सीन ऐसा है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बोलने के लिए अभी भी बहुत लोग हिचकिचाते हैं, लाइक उन्हें लगता है कि वो पागल है, या फिर ऐसे सब फीलिंग्स उनके मन में आते हैं। तो वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग एनी पर्सन्स नेम।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीलिंग एग्जॉस्टेड इवन इफ डूइंग नथिंग। तो ये तो बहुत ही नेचुरल बात है, ऐसे बहुत टाइम और बहुत सारे लोगों को होता है कि इतना कुछ काम नहीं किया है फिर भी हमें एग्जॉस्टिंग लग रहा है। और स्पेशली फ़िलहाल जो टाइम हम बिता रहे हैं लॉकडाउन में, तो कोई रूटीन नहीं है, कोई सेट टारगेट नहीं है, सिचुएशन कब बदलने वाला है पता नहीं है, तो इस सब में बोर्डम की वजह से भी ये हो सकता है। तो ज़रूरी ये है कि ये रीजंस फाइंड आउट करना कि आपको एग्जैक्टली एग्जॉस्टेड क्यों लग रहा है। क्या आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ें करने में एग्जॉशन लग रही है, या जनरली घर में बैठे हुए एग्जॉशन लग रही है, या ऐसे कुछ स्ट्रेस या ऐसे कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही है उसकी वजह से वो एग्जॉशन हो रहा है। तो ये रीज़न अगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो फिर ये एग्जॉशन से डील करना ज़्यादा आसान होगा। अदरवाइज थोड़ा रूटीन सेट करना कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, अच्छी स्लीप लेना, अच्छे से खाना खाना, बिकॉज इन सब चीज़ों का हमारी बॉडी पे और हमारी माइंड पे बहुत असर करता है। तो अच्छे से स्लीप और अच्छे से खाना, और दिन में ऐसी कुछ चीज़ें करना जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और जब हम वो करते हैं तो हमें एक तरह से एनर्जी मिलती है और हम खुश हो जाते हैं। तो ऐसी अगर कुछ चीज़ें हम अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं तो ये जो मेंटल एग्जॉशन है कि कुछ ना करने के बावजूद भी बहुत थकान महसूस होती है, बोर्डम आता है, उससे डील करने में मदद हो सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति, सोशल एंजाइटी के सिम्टम्स एंड सॉल्यूशंस, व्हाई पीपल हैव इट एंड इज इट ऑल अबाउट हैविंग प्रॉब्लम इन सोशलाइजिंग विद पीपल। सोशल एंजाइटी का मतलब होता है जब आप किसी भी सोशल सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पे आप बाकी लोगों से मिलने वाले हैं या जहाँ पे आपको बाकी लोगों से इंटरेक्ट करना है, उस सिचुएशन से आपको बहुत डर लगता है। और हम में से बहुत सारे लोग थोड़े शाय होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, और जब हम ऐसे सिचुएशंस में जाते हैं तो हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन उसमें, और जब हम उसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। क्योंकि जो लोग शाय होते हैं या जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो भले ही खुद इनिशिएट ना करे वो कॉन्वर्सेशन, या वो प्रेफर करे कि वो अकेले रहे, लेकिन अगर उनको जाना पड़े ऐसी सिचुएशंस में तो वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है तो फिर उन लोगों को ये चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमें ऐसी सिचुएशन में जाना है जहाँ पे लोग होंगे, इस ख्याल से भी उनको डर लगने लगता है, और उस डर के फिजिकल भी इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, जैसे उनका हार्ट रेट बढ़ता है, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उनको शायद बोलने में दिक्कत होने लगे उस टाइम पे। तो ऐसी सब चीज़ें होने लगती है, और ये ना ज़रूरी, ये ज़्यादा होता है जब वो लोग अननोन हो। अगर वो अपने ही 4 दोस्तों से मिलने जा रहे हैं तो शायद उनको इतनी तकलीफ ना हो, लेकिन मान लीजिए अगर वो किसी शादी में जाने वाले हैं या अगर वो किसी इंटरव्यू में जाने वाले हैं जहाँ पे और 4 लोग होंगे जो उनको जानते नहीं हैं, तो उसमें ये सिचुएशंस ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। ये क्यों होता है इसका कोई एक स्पेसिफिक रीज़न बताना मुश्किल है। रिसर्चर्स ने भी बहुत सारे अलग अलग रीजंस ढूंढने की कोशिश की है और वो सामने आए हैं, जैसे कि कुछ घरों में ये जेनेटिकली होता है कि मेरी माँ को भी ऐसे तकलीफ होती है और मुझे भी हो रही है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। मेरी कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि मैं लास्ट टाइम जब मैं बस स्टैंड पे खड़ी थी जहाँ पे बहुत सारे लोग थे और मुझे कुछ हो गया और मुझे उसकी इतनी शर्म आई और वो इतना बुरा इंसिडेंट था, ऐसे कुछ वजह से वो डर मेरे मन में बैठ सकता है। मेरे खुद के ख्याल क्या है ऐसी सिचुएशंस के बारे में, क्या मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं और लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं, तो ऐसे मेरे ख्यालों के वजह से भी सोशल एंजाइटी हो सकती है। लेकिन ये बाकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के जैसे ही ये होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे पागल हो गए हो या आप क्रेजी हो। ये एक वन ऑफ द चीज़ है जिससे हमें डर लग सकता है, जैसे हमें किसी को पानी से डर लगता है, किसी जानवर से डर लगता है, वैसे ही इन लोगों को ऐसी जो सिचुएशंस होती है जिसमें बाकी बहुत सारे लोग हैं उस सिचुएशन से डर लगता है, और आप खुद डिसाइड करके या काउंसलर्स की मदद से, सपोर्ट की मदद से आप इसको बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। भक्ति बहुत ही इलॅबोरेटिव्ह आन्सर्स देते हुए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ती दे रही है की सोसायटीची मेंटॅलिटी चेंज होईल का? आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट इट इन हिंदी, मतलब सोसाइटी की जो मेंटॅलिटी है वो कभी चेंज होगी का रिलेटेड टू रिसेंट रेप
और जो भी चल रहा है। और बेसिकली ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा मुझे लगता है। सो ओवर टू यू। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और हम सबको ये सवाल इन दिनों ज़्यादा सता रहा है कि क्या सोसाइटी की मेंटालिटी चेंज होने वाली है। माय आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी सोसाइटी का अल्टीमेटली मतलब क्या है, हम सब मिलके ही सोसाइटी बनती है। तो जब हम अपने ख्याल चेंज करने लगेंगे, अपनी मेंटालिटी चेंज करने लगेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके सोसाइटी की मेंटालिटी ज़रूर चेंज हो सकती है। क्योंकि ऐसे तो नहीं होने वाला है कि एक दिन अचानक रिबूट कर दी पूरी सोसाइटी और सब कुछ चेंज हो गया। हमें इंडिविजुअली बदलना पड़ेगा, हमारे घर वालों को बदलना पड़ेगा, हमारे दोस्तों को बदलना पड़ेगा, और ऐसे करते करते ही सोसाइटी की मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। सो अगर आपको लगता है कि सोसाइटी की मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए, सो विच एवर इज दैट एरिया इन विच यू वांट टू चेंज, स्टार्ट द चेंज फ्रॉम यू। So the next question is, how can we know the person is suffering from depression and what can we do? So भैया, डिप्रेशन तो एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और भक्ति आप ही बता सकते हो इसके बारे में हमें और ज़्यादा। डिप्रेशन के बारे में मैं सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन ये जो वर्ड है वो एक डिसऑर्डर है, और हम डे टू डे लाइफ में ये वर्ड आजकल बहुत लूजली यूज़ करते हैं कि अगर मुझे एग्ज़ाम्स में थोड़े से मार्क कम मिल गए, या मुझे जो चाहिए वो जिस लड़की को मैंने प्रपोज किया था उसने ना कह दिया, तो मैं कहने लगता हूँ कि आई एम सो डिप्रेस्ड, और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया हूँ मैं। वेयरएज वो डिप्रेशन और आप जो महसूस कर रहे हैं उन दोनों में बहुत फ़र्क है। ऐसी किसी चीज़ के ऊपर आपको डेफिनेटली सैड लग रहा है, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में कहना कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, ये ऐसे ही हुआ कि अगर मेरे पेट में दर्द है और मैं बोल रही हूँ कि मुझे पेट का कैंसर हो गया है। तो डिप्रेशन ये एक डिसऑर्डर है, और अगर हमें ये पता करना है कि क्या हमारे आसपास कोई लोग हैं उनको ये बीमारी है, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है उसमें। एक तो जो जिस आदमी या इंसान को डिप्रेशन होता है उसमें बहुत एक्सट्रीम सैडनेस होता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ बुरी चीज़ें हो रही है उसके लाइफ में, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी बहुत एक्सट्रीम सैडनेस होता है, बार बार रोने का मन करता है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, स्लीप और आपके ईटिंग पैटर्न्स दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसका मतलब या तो आप बहुत सोते हो या आप बिल्कुल भी सो नहीं पाते हो, या तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है या फिर आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। आपको जो चीज़ें करने में अदरवाइज़ बहुत मज़ा आता था या इंटरेस्ट होता था, वो चीज़ें भी आपको करने में अभी इतनी इच्छा नहीं होती, या अगर आप कर भी लेते हो तो उसमें भी मज़ा नहीं आता है। और आपके फ्यूचर के बारे में भी कोई होप्स नहीं रहते, मतलब अभी भी आपको बहुत निराश लगता ही रहता है, और आगे के बारे में भी आपको कुछ ये चीज़ें बदल सकती है ऐसी होप नहीं रहती है। तो ये जो होपलेसनेस की फीलिंग है या ये जो एक्सट्रीम सैडनेस फीलिंग है, ये कुछ सिम्टम्स है डिप्रेशन के। तो अगर ऐसी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स में या किसी फैमिली मेम्बर में दिख रही है, तो चांसेस हो सकते हैं कि उनको डिप्रेशन है। और ये चीज़ें जो या ये सब वो महसूस कर रहे हैं, वो एटलीस्ट कुछ 15 से 20 दिन तक वो अगर महसूस कर रहे हैं, या 1 से 1.5 महीना महसूस कर रहे हैं, मतलब 1 हफ्ता उन्होंने महसूस किया या कभी कभार उनको ऐसे लगता है, उससे हम ये नहीं कह सकते कि उनको डिप्रेशन है। ये सब सिम्टम्स प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर हमें दिखाई देते हैं, 15 दिन से 1 महीना या 1.5 महीना तक, तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि उनको डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन हमें ऐसे सिचुएशन में एक्सपर्ट बन के उनको ये डायग्नोसिस नहीं देना है कि हाँ तुम्हें डिप्रेशन हो गया है। हमें जो काउंसलर्स होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं और जो मेंटल हेल्थ फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास जाने के लिए उस इंसान को रेकमेंड करना चाहिए, और वो ही एग्जैक्ट डायग्नोसिस दे सकते हैं। लेकिन ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें देखने चाहिए अगर हमें लग रहा है कि वो इंसान डिप्रेस है, और हमें डिसाइड करना है कि क्या इसको हमें रेकमेंड करना चाहिए किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास या नहीं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है।